हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। स्टैटिक जीके का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा नहीं है कि हम एक देखो, मेजर हमारा फोकस है क्राउन जीके पे क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज दिए हैं। लेकिन जहाँ भी इसमें कंटेंट कम होता है हम इसमें इसका सहारा लेते हैं इन दोनों का, क्योंकि लूसेंट जीके हमारा डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे हम लूसेंट जीके का कम ही सहारा लेते हैं क्योंकि इसका तो हो ही चुका है। इसका सहारा या लूसेंट जीके का कुछ बिल्कुल ज़रूरी है तो इसका लेना ही पड़ता है। लेकिन मेरा हमारा फोकस इस पे है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव का भी कोर्स चल रहा है जिसमें हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव के अलग अलग सब्जेक्ट का डिस्कस करें। हमारा मोटो है कि हम पूरा कंप्लीट करें, जिसमें हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक ही चैप्टर है, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन दिया है तो वो तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, राकेश यादव सर के बुक में ही हम एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावे हम केमिस्ट्री और इकॉनमी साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोग से पूछा था कि केमिस्ट्री के साथ क्या आप लोग चाहते हो, तो इकॉनमी आप लोगों ने बोला था, तो इकॉनमी ही करेंगे। चलिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? ये तो बेसिक एक क्लासिफिकेशन बताता है कि ऐसे अगर इधर उधर फेंका रहता हमारा मेटल, नॉन मेटल या सिंपल बता इतने सारे एलिमेंट है। एलिमेंट का अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो कितना बकवास लगता। जैसे किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम क्यों बनाया गया? ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो सिंपल ये भी एक एलिमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो ऐसा थोड़ी है जो एकदम जो शुरुआत के समय में ही एक ऐसा हमने छाप दिया होगा। नहीं, हमें इतना नहीं पता था स्टार्टिंग में। इवन हमें इतना एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में भी नहीं पता था। तो आप बोलोगे भैया फिर ऐसे कैसे आया? मतलब क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? मतलब डायरेक्ट ये नहीं आया, तो ये आया तो कैसे आया? तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आने से पहले हमारा क्या क्या हुआ वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आया एक क्लासिफिकेशन आया जिसको हम बोलते हैं लेबॉइजर क्लासिफिकेशन। LAVOISIER, लेबॉइजर क्लासिफिकेशन। इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये बहुत मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनको ज़्यादा पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इनके आगे वाले के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उनको, जैसे मान लो इनका नेक्स्ट हम देखते हैं डोवर्नियर्स का। तो डोवर्नियर भाई साहब को तो एटलीस्ट लेबोजियर को सब कुछ पता था ना। लेकिन लेबोजियर ने जब क्लासिफिकेशन किया इनको किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इन्होंने आसान रास्ता चुना और क्लासिफिकेशन कर दिया मेटल और नॉन मेटल का, कि भाई एक तरफ मेटल होगा और नॉन मेटल। इसके अलावे कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं उन्होंने दिया। तो अगर पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्लासिफिकेशन कौन दिया, तो लेबोइजर। तो क्या इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है? नहीं भाई, टेबल वेबल कहाँ बनाया इन्होंने? तो बस दो झोला लाए, एक झोला में मेटल रख दिया, एक में नॉन मेटल रख दिया, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है डोवर्नियर्स। नाम है इसका डोवर्नियर्स। क्या गया? डोवर्नियर्स। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, डोवर्नियर्स एक्चुअली जर्मन से बिलोंग कर सकते थे, जर्मन से। इन्होंने क्या किया? कुछ ज़्यादा नहीं क्या इन्होंने क्या किया? एलिमेंट को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे? ध्यान देना। एलिमेंट को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिस पे। एटॉमिक मास और मास नंबर सेम चीज़ है, पता है आप लोग को। और एटॉमिक मास हमने कल क्या डिस्कस किया था? जब हम राकेश यादव सर से ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एटॉमिक मास या मास नंबर कब होता है? न्यूक्लियस का टोटल नंबर, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो मास नंबर आएगा। क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। कोई एलिमेंट ऐसे होता है AZ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, डोवर्नियर्स ने क्या किया है? एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो ऐसा थोड़ी है कि डोवर्नियर्स बथेरे एलिमेंट ले आए थे, नहीं।
डोबरनियर्स बोला कि हम क्या करते हैं, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाते हैं। जैसे एक एलिमेंट का ग्रुप है लिथियम, उसके अलावे है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम। नाम लिखने आता है ना, KNALI, लिखा है लिथियम। इन्होंने क्या बोला कि भाई तीनों का जो एटॉमिक मास है ना, इसका है 7, इसका है 23 और इसका है 39। इन्होंने बोला कि पहले और तीसरे का एवरेज लेते हैं, 7 और 39, 7 + 39। एवरेज का मतलब होता है कि ये ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है, 2। तो क्या करेंगे, तो आ जाएगा 46/2 यानी 23। बोला कि पहले और थर्ड का एवरेज लेंगे तो सेकंड आना चाहिए। मतलब हमने ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज औसत दूसरे के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने कैसे किया, इसीलिए तो हम इनके थ्योरी को डोबरनियर्स ट्रायड बोलते हैं कि इन्होंने 3-3 एलिमेंट लिया, उनके एटॉमिक मास को उठाए और पहले तीसरे का एवरेज किया, तो उसमें जितना आया वो उसमें कितना आना चाहिए, दूसरे वाले के बराबर आना चाहिए। समझ में ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इनसे भी फायदा नहीं होने वाला था। एक तो लेवाइजर जी आराम से मेटल नॉन मेटल करके भाग गए थे। इन्होंने भी ज़्यादा एलिमेंट की बात नहीं थी, कुछ ही एलिमेंट की बात की थी, उसके चलिए। उसके बाद आते हैं, अभी इन्होंने किस चीज़ पे बात करी, ध्यान देना। कम से कम आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, डोबरनियर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मन। डोबरनियर्स जी ने जो थ्योरी दिया था किस बेसिस पे दिया था, क्या एटॉमिक मास के बेसिस पे या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है न्यूलैंड, ये तो ट्रायड्स है। उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये एक्चुअली इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, और एक और चीज, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया भाई, प्लीज याद रखिए, एटॉमिक मास के बेसिस पे। इन्होंने बोला कि भाई हम एक को 7 लाइन में बांटते हैं, मतलब जो म्यूजिक नोट होता है ना, जो आपको वही पता है, सा रे गा मा पा धा नी ऐसे करके, तो 7 होते हैं, 3 4 5 6 7। इन्होंने क्या कि हम जितने भी एलिमेंट है उसको एक लाइन यहाँ बांटते हैं, ध्यान देना, एक लाइन यहाँ बांटते हैं, तो इसमें टोटल आ गया 7। अब इन्होंने किया कि जो 8वां हम लेंगे, 8वां और पहला, इन दोनों का प्रॉपर्टीज मिलना चाहिए। ठीक है ना, 8वां और पहले का प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पे ख़त्म कर दिया। तो टोटल कितने, ये है 1 और ये है 56, तो टोटल कितने लाइन होंगे, एक लाइन में 7 और टोटल 8 लाइन हो गए, तो 7 × 8 56, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया। तो हमने 3 देख लिया। अभी तक किस बेसिस पे हम कर रहे थे, चाहे आप ट्रायोड का बात कर ले, डोबरनियर साहब के ट्रायोड की बात कर ले, चाहे न्यूलैंड साहब की बात कर ले, वो भी बात कर रहे थे किसके, एटॉमिक मास पे भी बात कर रहे थे। पहले वाले क्योंकि वो तो सिंपल नॉन मेटल की बात कर रहे थे, एटॉमिक मास वगैरह बात ही नहीं कर रहे थे। अब देखो नेक्स्ट है लोथर्स मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। देखो लोथर मेयर ने एक क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ठीक है ना, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में इन्होंने 2 चीज दिया, लोथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व है। ध्यान देना, इन्होंने क्या लिखा है, एक तरफ इन्होंने लिख दिया एटॉमिक वॉल्यूम, एक तरफ इन्होंने लिख दिया एटॉमिक मास। दोनों अलग अलग चीज होता है, वॉल्यूम मास अलग अलग चीज होता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं एक बनाता हूं ग्राफ, ऐसे कुछ बनाता हूं ग्राफ। इस ग्राफ में सेम पोजीशन पे ध्यान देना, इस ग्राफ में 2 एटम यहाँ पे है,
दो एटम यहाँ पे तभी होंगे जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, दो एटम यहाँ पे तभी होंगे जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे एक और ग्राफ, इन दो एटम यहाँ पे तभी होंगे जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो लोथर मेयर की कौन सी ग्राफ है? एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व है। उन्होंने दो चीज़ लिया था, एक एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ली थी और एक एक्सिस पे एटॉमिक मास ली थी और बोली थी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सिमिलर पे होंगे। नेक्स्ट आते हैं मेंडलीव। देखो मेंडलीव को इसीलिए हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बिल्कुल पहुंच गए थे। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल जो हमारा अभी लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट उस पे पहुंच गए थे। लेकिन इन्होंने एक गलती कर ली थी, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है, एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या की, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर लिए। बस यही डिफरेंस था, बस ये पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते थे और 9 ग्रुप होते थे। 7 पीरियड होते थे और 9 ग्रुप होते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था, क्योंकि ये एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था बहुत सारा। तो प्रॉब्लम हमें नहीं डिस्कस करना है, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, बस समझ लो। ठीक है, इसलिए नया वाला जो आया ना उसमें 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। पीरियड और ग्रुप क्या होता है मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ग्रुप हो गया और टोटल 7 पीरियड होगा, टोटल 18 ग्रुप थे। गिन लो, 1 2 3 से 12, यहाँ 13 से 18। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो पीरियोडिक टेबल का मतलब देख लिए। मेंडलीव जो था उसने क्या किया था, 7 पीरियड और 8 ग्रुप बनाया था। लेकिन जो सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था। और हेनरी मोसले ये बेसिक प्रॉपर्टी इन्होंने क्या दिया था, बेसिक प्रॉपर्टी इन्होंने क्या शो किया था, एटॉमिक नंबर। बोला भाई मेंडलीव आपका थोड़ा सा पुराना है, आप एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करो, जो कि गलत है, आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने 7 पीरियड में, पीरियड इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्रुप। चलिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 5 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन होते हैं, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो ग्रुप 1 और 2, द एलिमेंट जो ग्रुप 1 में होते हैं उसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, जो ग्रुप में होते हैं अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल आप याद कर लो, क्योंकि अगर डिटेल में समझोगे तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो अब एक चीज़, क्योंकि समझो इसका एक हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम में टोटल 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें प्रोटॉन के नंबर भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन के भी 11 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते तो पहले ऑर्बिट में 2, ये हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आपने ध्यान तो दिया ना। दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो जो पहला ये वाला होगा, पहला ग्रुप होगा, उसको जल्दी होगी एक को त्यागने की, क्योंकि एक को त्याग देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आप में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपका आउटर वाला फुल हो, बिल्कुल फुल ना हो तो किसी भी तरह आप कुछ ना कुछ करके फुल होना चाहते हो। मेन चाहे किसकी भी, चाहे इंसान की भी, तो जब इंसान का मेन फोकस होता है स्टेबिलिटी, तो सेम इसी तरह एटम की भी मेन, एलिमेंट की भी, किसी भी एलिमेंट का मेन फोकस क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो भाई स्टेबल तभी बनेगा जब इसका एक बाहर होगा। तो जो पहला ग्रुप होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है, सब में एक एक्स्ट्रा है। एक में कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। तो ये एक को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा, मतलब दूसरे को देगा, ये 2 को देना चाहेगा, तो इसको बोलते हैं अल्कली, इसको अल्कलाइन। याद रखना है प्लीज। सेकेंड है पी ब्लॉक में टोटल कितना है, 13 से 18 के बीच है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये वाला है, ये 13 14 15 16 17 18, ठीक। उसके बाद है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 12 के बीच है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
क्लियर। उसके बाद एक लास्ट है एफ ब्लॉक। ब्लॉक देखो, ये जो बिल्कुल आपको अलग दिखेंगे, ये आपको अलग दिखेंगे, यहाँ से लेके 58 से लेके 71 और यहाँ से लेके 103, ये जो आपको एलिमेंट देखेंगे एफ ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, एफ ब्लॉक। इसको एफ ब्लॉक वाले को, जो नीचे वाले को बोलते हैं हम एक्टिनोइड एलिमेंट। एक्टिनोइड एलिमेंट क्यों बोलते हैं एक्टिनोइड एलिमेंट? क्योंकि इसका पहला जो 89 है ना, वो भी इसी का पार्ट है, याद रखिएगा, एक्टिनोइड भी इसी का पार्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लैंथेनोइड एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका लेंथेरियम इसका पहला एलिमेंट है, याद रखना। 57 भी इसी के पार्ट है, 89 भी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। 57 भी इसी का पार्ट है, 89 भी इसी का पार्ट है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनोइड एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिल्कुल फुल है, बिल्कुल फुल है, जो बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल को हम इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। भाई एकदम फुल है, जिसको किसी से रिएक्शन की जरूरत है, भाई आप बिल्कुल स्टेबल होंगे, आप स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आपको क्या जरूरत किसी से रिएक्शन करने की? नहीं, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन का मतलब है ये इसके पास एक की कमी है, मतलब ये बहुत डेस्परेट है, चाहिए इसको, क्लियर, चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन, ये बहुत डेस्परेट है। जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, 2 7 है, 8 जैसे ही हो जाएगा तो ये बहुत डेस्परेट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डेस्परेटली इसको, ठीक है ना। सेम क्लोरीन और सोडियम की बात करें, इसको एक देना है, इसको एक लेना है, ठीक है ना। वो सब हम ज़्यादा मैंने बता दिया। ए ब्लॉक में देख लिया, 2 लेंथेनम का है, लेंथेनाइड्स बोलते हैं, और एक्टिनाइड, एक्टिनाइड या एक्टोनोइड सब एक ही बात है, याद रखना। यूरेनियम के बाद या यूरेनियम से पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम तक, दैन आप बोलो भैया यूरेनियम नेचर में पाए जाते हैं, हाँ भाई पाए जाते हैं, तभी तो आप इतना सुनते हो यूरेनियम मिला, तभी तो नेचर में मिलते हैं ना। यूरेनियम के बाद वाले, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 92 के बाद है, यानी क्या 93, 94, 96 है, ये सारे सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जाते, बनाए जाते हैं, समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल समझो, अगर कोई लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, क्लियर, ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, एक सेकेंड। 1 2 3 4, और उसके बाद देखो इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, मतलब स्टेबिलिटी से इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, बोरोन कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा है, और उसके बाद इसके पास फिर 3 की कमी है, 2 की कमी है, 1 की कमी है, 0 की कमी है, ठीक है ना। ये सब मैं किस हिसाब से बात करता हूँ? स्टेबिलिटी से के हिसाब से बात करता हूँ कि आउटर में 8 होना चाहिए, इसके पास टोटल आउटर में 8 के अलावे 1 एक्स्ट्रा है, 8 के अलावे 2 एक्स्ट्रा है, उसके अलावे 3 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, 3 की कमी, 2 की कमी, 1 की कमी, पूरा फुलफिल है, ठीक है। तो देखो सिंपल, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई आउटर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे आउटर में आपका 6 है, क्लियर, आपका 6 है तो जरूरी कितना है? 2, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, सिंपल। आउटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है? ऑब्वियसली जो एटम का साइज, एटम का मतलब आप यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लेना, ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये टोटल एटम का जो साइज होता है उसकी मैं बात करता हूँ। तो एटॉमिक साइज रेफर करता है रेडियस ऑफ द एटम, सिंपल समझो। अब खुद सोचो, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, मतलब आप ये तो इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, क्लियर, सिंपल आप बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आपको क्या लग रहा हो यहाँ से इधर आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा? नहीं, साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो साइज इंक्रीज होगा। अब देखो, अब लिथियम से सोडियम में साइज कैसे इंक्रीज होगा? लिथियम के पास तो 3 है, तो लिथियम के पास तो 1 ऑर्बिट थी, मतलब एक में 2 और इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में सिर्फ 1,
लेकिन सोडियम के पास तो एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ही बढ़ गया ना, तो ऑर्बिट बढ़ा तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं, लिथियम के पास 2 ऑर्बिट, बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिट, लेकिन लिथियम के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन बेरिलियम के पास क्या हुआ, यहाँ 2 है और यहाँ 2। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा अट्रैक्शन तो साइज छोटा हो जाता है, इसका साइज छोटा, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा। सिंपल यही तो बात है। एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो देखो, ऑन पीरियड द मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज। समझना, इधर से इधर जाता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों, यहाँ तो ऑर्बिट ही एक्स्ट्रा बढ़ गया ना भाई। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। देखो, जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला वो सबसे ज़्यादा मेटल होता है, जो पहला ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा मेटल होता है। तो भाई जब ये हाईएस्ट मेटालिटी है, यहाँ पे मेटल है, तो जब यहाँ राइट साइड जाओ तो मेटल की क्वालिटी तो डिक्रीज होगी ना, तो नॉर्मल बात है। जब इधर से इधर आएंगे तो मेटल की क्वालिटी डिक्रीज होगी, तो ये नॉर्मल बात है कि इन दिस पीरियड द मेटल कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ कि नहीं, उल्टा बात है ना भाई। मेटालिक कैरेक्टर जब डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि उल्टा है ना, मेटल बढ़ेगा तो नॉन मेटल घटेगा, नॉन मेटल बढ़ेगा तो मेटल घटेगा, तो जब मेटल घट रहा है तो नॉन मेटल बढ़ेगा। तो जब यहाँ पे मेटालिक डिक्रीज होती है तो नीचे आने पे मेटालिक इंक्रीज होगी, उल्टा होगा ही होगा, समझे ना। यहाँ मेटालिक डिक्रीज होती है तो यहाँ पे मेटालिक इंक्रीज होगी, नीचे होगा तो मेटालिक इंक्रीज होती रहेगी, सिंपल है। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है सिंपल, देखो बहुत आसानी से समझते हो। आपके पास यहाँ पे है सोडियम के पास है पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। लेकिन अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, पहले में है 2, दूसरे में है 8, तीसरे में 2। अब देखो, सोडियम से तो आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे, दे देगा आराम से, बेचारा के साथ 1 ले जा रहा है ना, हम कम से कम स्टेबल तो हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप कितना ताकत लगाते हो, मतलब आप उसको कितना एनर्जी लगाओगे कि वो अपना बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बनेगा, ये एक अभी तक बेचारा क्या था, न्यूट्रल था सोडियम, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है मैं आसान से समझाता हूँ। देखो, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, दे के स्टेबल बन जाएगा, लेकिन ये नहीं देना चाहेगा, ये और ज़्यादा बोलेगा कि और ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तभी हम टूटने देंगे 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पे टूटेगा ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अगर बाहरी में 3 होगा तो और ज़्यादा, बाहरी में 4 होगा तो और ज़्यादा, बाहरी में 5 होगा तो और ज़्यादा। सिंपल समझो, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन इंक्रीज एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का टूटने में कितना ताकत लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में कितना ताकत लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया Na से Na+ कैसे हो जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो सिंपल समझो, सोडियम के पास टोटल 11 एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 11 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है ना जब कोई न्यूट्रल होता है तो। लेकिन बेचारे से हम इलेक्ट्रॉन क्या किए, प्रोटॉन भी 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, बेचारे से हम 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो अब इसके पास क्या बता, सोडियम के पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 10 बच गया। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है। पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोटॉन 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। 1 प्रोटॉन ज़्यादा कहने का सीधा मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसे ले लिया गया, एक ही बात है ना भाई।
एक प्रोटॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे कोई ले लिया, इसका सिंपल मतलब है कि एक प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा है। एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसको शो कैसे करोगे बताओ? एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है भाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। भाई एक था तो आसानी से दे दे रहा, दो नहीं देगा भाई, टफ करेगा, और ज़्यादा एनर्जी मांगे। तीन वाला तो और ज़्यादा, चार वाला तो और ज़्यादा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ के कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी कम लगेगा। क्यों एनर्जी भाई? सिंपल समझो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ भी है, 5 से कुछ भी है, समझे, 8 है और यहाँ पे 1 है। भाई यहाँ का देखो, अब कोई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़ोर से पकड़ा है, अब खुद बोलो, सोचो भाई, ये डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा, जितना ऑर्बिट ज़्यादा होगा ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा। भाई दूर जितना होता जाएगा, आपको नहीं लगता है पावर कम लगेगा? आपको नहीं लगता जितना ये डिस्टेंस दूर होता जाएगा ये पावर कम होता जाएगा? पावर अगर कम हुआ, ऑब्वियसली पावर कम होगा तो निकालना ज़्यादा आसान होगा। भाई आपका और आपके भाई के जो हाथ में दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, अगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर है तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम लगेगा। तो कम अगर अट्रैक्शन लेगा तो इसको खींचना ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए ना नीचे वाले ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगता है। कैसे? क्योंकि आप उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हो आसानी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। भाई आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप खुद सोचो, सोडियम के पास ध्यान देना 2 है, उसके बाद 8 है, उसका 1 है। सोडियम को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बेचारे को तो इलेक्ट्रॉन देना है। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। क्या सोडियम को चाहत होगी? नहीं। तो चाहत उसको होगी जिसके आउटर में 7 या 6 या 5 हो गए, तो इसको लगेगा भी कोई दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि सिंपल समझो, जिसके पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल 17, भाई बहुत भयंकर वाली चाहत होगी। इसीलिए जो इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का है। तो सिंपल चाहिए, नीचे इधर से हम इधर जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। देखो ना भाई, इसको चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक की कमी है भाई, एक पूरा होती है स्टेबल। इसको और कम चाहिए, इसको और कम, इसको मतलब कार्बन के पास तो बस ज़्यादा चाहत नहीं होगी छीनने की, इसको पता है कोई 4 को तो देगा नहीं है कि नहीं भाई? चाहत भी उसी लिमिट तक होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब भी जैसे सोचो ना, जैसे हम लोग भी मतलब सिंपल समझो, कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर को ट्राई करता है, मतलब कोशिश करता है, तो वो एक लेवल तक जाता है कि यार होगी या नहीं, या होगा या नहीं, मतलब उसके बाहर नहीं जाने का कोशिश करता है। सिंपल ये भी है कि कार्बन को पता है 4 को तो कोई देगा नहीं, तो क्यों जाए? ठीक है, सिंपल है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब सिंपल है, द टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, कितना अट्रैक्ट कर सकता है, कैसे अट्रैक्ट कर सकता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, तो सिंपल लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीज करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिए, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा हो गया सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन का। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अभी थोड़ा इशू है लाइट का, इंटरनेट का, इसीलिए थोड़ा नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। और आप में से किसी को ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा आप आराम से। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज के, चाहे ऑब्जेक्टिव कोर्स या सब्जेक्टिव कोर्स या दोनों लेने पे ऑब्वियसली कुछ आपको
छूट मिलेगी तो आराम से कर लेना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।